सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए। हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। ये शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट है, वर्कशीट नंबर 33, जो कि क्लास 9th के स्टूडेंट्स के लिए है। यह ली गई है सामाजिक विज्ञान की लोकतांत्रिक राजनीति की पाठ्य पुस्तक के पाठ नंबर 3 चुनावी राजनीति से। और आज की इस वर्कशीट में हम जिस टॉपिक को समझेंगे वह है कि भारत में चुनाव क्यों लोकतांत्रिक है। इससे पहले वाली जो 2 वर्कशीट हैं उसी की ये भी कंटिन्यूशन वर्कशीट है। अगर आपको याद हो तो हमने उन वर्कशीट में ये पढ़ा था कि चुनाव क्या होता है, चुनाव के उद्देश्य क्या होते हैं, चुनाव को लोकतांत्रिक मानने के आधार क्या हैं। और पिछली वर्कशीट में तो हमने ये भी पढ़ा था कि चुनाव से जुड़े जो प्रणाली है, जो चुनाव की प्रक्रिया है और उससे जुड़े कुछ शब्द हैं, उनके बारे में हमने समझा था। इस वर्कशीट में हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि लोकतांत्रिक चुनावों को करवाने का जिम्मा किसका है, और वो है चुनाव आयोग। वो किस तरीके से स्वतंत्र होता है, उसके क्या कार्य होते हैं और उसको किस तरीके की चुनौतियों का सामना भी करना पड़ता है। तो चलिए मेरे साथ शुरुआत करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। हम अक्सर चुनाव में गड़बड़ियों की खबर सुनते रहते हैं, जैसे फर्जी नाम से वोट डालना, कई बड़ी पार्टियों द्वारा बड़े पैमाने पर धन खर्च करना, मतदान के दिन मतदाताओं को डराना या लोभ देना यानी कि लालच देना, शासन दल द्वारा सरकारी सुविधाओं और अधिकारियों का दुरुपयोग करना। जब हम इस प्रकार की खबरें सुनते हैं तो हमें बहुत दुख महसूस होता है, परंतु यह जरूरी नहीं कि ये गड़बड़ियाँ इतनी बड़ी हों कि चुनाव का जो उद्देश्य है वही ख़त्म हो जाए। तो ऐसी गड़बड़ियों के बाद तो हम सुनते ही रहते हैं और बहुत ये आपने देखा होगा कि समाचारों में ये खबरें आती ही रहती हैं कि किस तरीके से बहुत ज़्यादा चुनावों में गड़बड़ियाँ हो रही हैं। लेकिन कई बार तो ये गड़बड़ियाँ इतनी बड़ी नहीं होती। फिर बहुत सारे लोग कहीं ऐसा ना हो कि यही सोचने लग जाएं कि चुनाव हमें वोट दे के करना क्या है चुनाव में। तो इसलिए ये गड़बड़ियाँ बहुत ज़्यादा बड़ी होती नहीं हैं। तो अब सोचने की बात है कि क्या कोई पार्टी बिना जन समर्थन के चुनावों में सिर्फ चुनावी धांधलियों के सहारे जीतकर सत्ता में आ सकती है। तो आइए गौर करें, क्योंकि अक्सर ऐसा होता नहीं है कि ऐसा नहीं होता कि जन समर्थन तो है ही नहीं और फिर भी वो पार्टी चुनाव में जीते जा रही है केवल धांधली करवा करवा के। तो ऐसा अक्सर होता नहीं है, क्योंकि हमारे देश में एक स्वतंत्र चुनाव आयोग है। अब ये स्वतंत्र चुनाव आयोग क्या करता है, इसके बारे में हम जानने का प्रयास करेंगे। हमारे देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव करवाने के लिए राष्ट्रपति द्वारा मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति की जाती है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त का मतलब है कि जो एक चुनाव आयोग है, स्वतंत्र चुनाव आयोग, जो उसके सबसे मुख्य अफसर हैं, उनको हम मुख्य चुनाव आयुक्त कहते हैं और इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति जी के द्वारा की जाती है। तो आपको ये बता दूं, हालांकि ये यहाँ तो लिखा नहीं है लेकिन फिर भी आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इस समय जो हमारे मुख्य निर्वाचन आयुक्त या मुख्य चुनाव आयुक्त हैं उनका नाम है श्री सुनील अरोड़ा। इसे जो चुनाव आयोग है, इसे न्यायालय के समान आज़ादी प्राप्त है, यानी इसके कार्य में बाहरी हस्तक्षेप नहीं हो सकता, इसमें कोई भी इंटरफेयर नहीं करता। मतलब कहने का मतलब ये है कि इनका ये जो कार्य करते हैं उसको करने के लिए पूरी तरीके से स्वतंत्र हैं। इसके कार्यों में चुनाव की सूचना जारी करने से चुनाव के नतीजे आने तक की पूरी प्रक्रिया आती है। और इसका क्या काम होता है इस चुनाव आयोग का, कि जब से चुनाव की सूचना जारी की जाएगी, जैसे चुनाव की डेट फाइनल कर दी जाती है कि इस दिन चुनाव होगा, तब से लेकर जब चुनाव का रिजल्ट आता है तब तक जो पूरी प्रक्रिया होती है उसको पूरी प्रक्रिया को करवाना इस चुनाव आयोग का कार्य होता है। ये आदर्श चुनाव संहिता लागू कराता है। अब एक शब्द और आया, आदर्श चुनाव संहिता। चुनाव संहिता का मतलब ये होता है, इसको हम इंग्लिश में कोड ऑफ कंडक्ट कहते हैं। जब से चुनाव की डेट फाइनल हो जाती है तब से लेकर रिजल्ट आने तक कोड ऑफ कंडक्ट लगा होता है, यानी चुनाव आयोग के ही नियम कायदे कानून चलेंगे, उसके अलावा किसी और के नियम कानून नहीं चलेंगे। और अगर कोई इनका उल्लंघन करता है, जैसे कि आगे आपको बताया है कि जिसका उल्लंघन करने पर उम्मीदवार और पार्टियों को भी सज़ा
दी जा सकती है। तो अगर कोई भी पार्टी या उम्मीदवार इसका उल्लंघन करता है तो उसको सज़ा भी ये चुनाव आयोग दे सकता है। ये सरकारी मशीनरी का गलत इस्तेमाल करने से भी रोकता है। अगर सरकार चुनाव के दौरान सरकारी मशीनरी जैसे सरकारी भवन, जैसे सरकारी वाहन या सरकारी लोगों का जो उसके अंडर में काम कर रहे हैं उनका गलत इस्तेमाल करेंगे तो उसका इस्तेमाल करने से भी ये चुनाव आयोग उन्हें रोकता है। अब हम बात करते हैं चुनाव में लोगों की भागीदारी होनी ज़रूरी भी है, बिल्कुल ज़रूरी है कि क्योंकि अगर आप देखिए अगर चुनाव में लोगों की सक्रिय भागीदारी नहीं होगी तो आपको पता है कि इसका क्या नुकसान होता है। इसका नुकसान ये होता है कि कई बार कम वोट प्रतिशत से भी कोई गलत उम्मीदवार या पार्टी जीत जाती है और वो सरकार बनाती है और जनता का कोई ध्यान नहीं रखती, बल्कि उल्टे वो जनता के अगेंस्ट ही काम करती है। तो इसलिए चुनाव में लोगों की भागीदारी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और चुनाव में लोगों की भागीदारी का पता आमतौर पर इस बात से लगाया जाता है कि मतदान की योग्यता रखने वाले व्यक्तियों में से कितने प्रतिशत व्यक्तियों ने असल में मतदान किया है। अगर चुनाव की प्रक्रिया स्वतंत्र और निष्पक्ष नहीं होगी तो इसमें भागीदारी करना लोग जारी नहीं रखेंगे और साल दर साल चुनाव से संबंधित गतिविधियों में लोगों की भागीदारी बढ़ने से अब लोगों का विश्वास भी बढ़ रहा है। क्योंकि देखिए जैसे जैसे चुनाव आयोग अपने काम कर रहा है और जो गलत चीज़ें हैं जैसे चुनावी धांधलियाँ उन पर रोक लगा रहा है तो ऐसी गतिविधियों से अब क्या हो रहा है, लोगों का विश्वास चुनाव में होता है और वो धीरे धीरे अपनी भागीदारी को भी इसमें बढ़ा रहे हैं और ऐसा होना भी चाहिए। अगर वो नहीं बढ़ाएंगे तो मैंने आपको बताया कि इससे हमें क्या नुकसान हो सकता है। फिर इसके बाद बात करते हैं चुनावी नतीजों को स्वीकारना, यानी जब चुनाव के नतीजे आते हैं तो उसके बाद जो भी नतीजे आए उनको स्वीकारना ही पड़ता है, क्योंकि ये चुनाव आयोग ने ही इन नतीजों को घोषित किया है। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव का एक पैमाना ये भी है कि अगर चुनाव निष्पक्ष नहीं होते तो हमेशा ताकतवर पार्टी शासक बनी रह सकती थी, परंतु कुछ एक अपवादों को छोड़कर अक्सर हारी हुई पार्टी भी चुनाव के नतीजों को जनादेश मानकर स्वीकार कर लेती है। तो आपको यही बताया गया है क्योंकि ये चुनाव आयोग द्वारा घोषित किए जाते हैं, इसलिए चाहे कोई ताकतवर पार्टी क्यों ना हो, अगर वो हार गई है तो उसे भी इस जनादेश को स्वीकार करना पड़ता है। तो चलिए अब चलते हैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर, जो कि है स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव की चुनौतियां। ये अक्सर पेपर में 5 नंबर का प्रश्न आता है, तो इसलिए आप इसको बहुत अच्छे से समझिएगा। क्वेश्चन क्या आता है कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव की क्या चुनौतियां हैं, उनके बारे में लिखिए। तो जो पहली चुनौती है वो है कि अक्सर चुनावों में कोई ढंग का विकल्प ना होना। इसका क्या मतलब है कि आपने देखा होगा कि अक्सर कुछ एक पार्टियां ही होती हैं जो कि चुनाव लड़ती हैं और कमोबेश उनकी जो नीतियां होती हैं वो भी एक जैसी ही होती हैं। तो इसलिए ज़्यादातर क्या होता है, चुनावों में हमारे पास कोई ढंग का विकल्प होता ही नहीं है और हमें उसी में से ही चुनना पड़ता है। जो दूसरी चुनौती है वो है कि बड़ी पार्टियों की तुलना में छोटे दलों और निर्दलीय उम्मीदवारों को कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है। वाकई जो छोटे दल होते हैं या जो निर्दलीय उम्मीदवार यानी जो अकेले हैं, किसी दल से संबंधित नहीं है, पार्टी से संबंधित नहीं है, तो उनको ज़्यादा मुश्किलें सामने आती हैं। एक तो सबसे पहली बात कि उनको एक परमानेंट चुनाव चिन्ह नहीं मिलता, हर बार उनका चुनाव चिन्ह चेंज होता रहता है तो लोग उनको पहचानते नहीं हैं। दूसरी बात, उनके पास कोई इतना ज़्यादा पैसा तो होता नहीं कि जितना बड़ी पार्टियों के पास पैसा होता है और वो खूब प्रचार करें, तो वो बेचारे अपने आप ही अपना प्रचार करते रहते हैं और जो लोग उन्हें जानते हैं केवल वही वोट करते हैं, बाकी वो किसी के पास पहुंच ही नहीं पाते। बड़ी पार्टियां तो अपना प्रचार खूब ज़ोर ज़ोर से करती हैं, इसलिए लोगों को उनके बारे में भी पता होता है। फिर इसके बाद जो तीसरी चुनौती है वो है कि चुनाव में आवश्यकता से अधिक धन का प्रयोग। हम सब ने देखा है कि जितनी भी बड़ी पार्टियां हैं, जितनी भी ताकतवर पार्टियां हैं, वो जितना चुनाव आयोग ने एक लिमिट सेट कर रखी है कि इतने रुपए से ज़्यादा चुनाव में खर्च नहीं किया जा सकता, लेकिन वास्तव में उससे कई गुना ज़्यादा पैसा खर्च होता है। तो ये भी जो बहुत बड़ी चुनौती है कि इसको चुनाव आयोग कैसे रोके, तो ये एक बहुत बड़ी चुनौती है कि आवश्यकता से ज़्यादा जब धन प्रयोग होता है तो इससे क्या होता है कि पार्टी के फेवर में ही वोट डलने की पूरी उम्मीद होती है। फिर चौथी जो चुनौती है वो है आपराधिक पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवारों को चुनावी मैदान में उतारना। तो आप देखिएगा कई बार ऐसा होता है, क्योंकि अब तो सबको अपना डिक्लेरेशन करना ज़रूरी हो गया है, तो
कई पार्टी वाले ऐसे उम्मीदवार को अपना टिकट दे देते हैं जिसकी जो बैकग्राउंड होता है वो आपराधिक होता है, उसने कोई ना कोई क्राइम कर रखा होता है। तो ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है, बहुत बड़ी चुनौती है। फिर इसके बाद जो आखिरी चुनौती है वो है टिकट बंटवारे में रिश्तेदारी निभाना। और ये तो आजकल की बहुत बड़ी समस्या बन गई है। जैसे आपने भी देखा है, हर चीज़ में अपनी रिश्तेदारी चल रही है, अपने बेटे को ही आगे बढ़ाया जा रहा है और आजकल ये मुद्दा बहुत ज़्यादा उभर रहा है। तो यही राजनीति में भी होता है कि अगर कोई बड़ा नेता है तो उसके बेटे, भाई, बहन या उसकी बेटी को या पत्नी को ही टिकट मिलती है। जो एक आम कार्यकर्ता होता है, अगर वो बहुत ज़्यादा अच्छा भी है तब भी उसको टिकट नहीं मिलती। तो ये बहुत सारी चुनौतियां हैं जो स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव से जुड़ी हुई हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं अपने प्रश्नोत्तर की। चलिए अब अपने प्रश्नोत्तर को समझने का प्रयास करते हैं। पहला प्रश्न है, स्वतंत्र चुनाव आयोग के क्या क्या कार्य हैं, लिखिए। पहला, चुनाव आयोग अधिसूचना जारी करने से लेकर चुनावी नतीजों की घोषणा तक पूरी प्रक्रिया के संचालन के हर पहलू पर निर्णय लेता है, यानी सारी प्रक्रियाएं, जो भी फैसला लेना है वो चुनाव आयोग लेता है। दूसरा है कि यह आदर्श चुनाव संहिता लागू करता है और उसका उल्लंघन करने वाले उम्मीदवार और पार्टियों को सजा भी देता है। चुनाव के दौरान चुनाव आयोग सरकार को दिशा निर्देश मानने का आदेश दे सकता है। इसमें सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग रोकना और अधिकारियों का तबादला करना भी शामिल है। और चौथा, चुनाव ड्यूटी पर तैनात अधिकारी सरकार के नियंत्रण में ना होकर उस समय चुनाव आयोग के अधीन काम करते हैं। फिर दूसरा प्रश्न है कि अपनी समझ के अनुसार चुनावों में होने वाली गड़बड़ियों को रोकने के कुछ उपाय बताइए। ऊपर हमने गड़बड़ियां पढ़ी थी, उसी को ही थोड़ा सा भाषा में फेरबदल करके या कुछ अपने सुझाव भी हम दे सकते हैं। तो उत्तर है कि चुनाव में होने वाली गड़बड़ियों को रोकने के उपाय हैं कि कोई व्यक्ति फर्जी वोट ना डाल सके। इसके लिए वोटर कार्ड को आधार कार्ड से लिंक कर देना चाहिए ताकि ये कोई गड़बड़ी ना हो। दूसरा, फिर बड़ी पार्टियों द्वारा अधिक धन खर्च करने पर भी रोक लगानी चाहिए। हमने ऊपर पढ़ा था कि वो करते हैं। मतदाताओं को कोई ना डराए या किसी तरीके का लालच ना दे, इसके लिए चुनाव आयोग को इंतजाम करना चाहिए। चौथा, शासक दल द्वारा सरकारी सुविधाओं और अधिकारियों का दुरुपयोग करने पर भी रोक लगानी चाहिए। फिर पांचवा है कि आपराधिक पृष्ठभूमि वाले यानी क्रिमिनल बैकग्राउंड वाले और 75 वर्ष से ऊपर के व्यक्तियों पर चुनाव लड़ने पर रोक लगानी चाहिए। ये हमारा सुझाव है। और आखिरी में, मतदान को अनिवार्य कर देना चाहिए ताकि सब लोग उसमें भागीदारी सुनिश्चित कर पाएं। फिर इसके बाद है प्रश्न नंबर 3, आपको क्या लगता है कि चुनावों में लोगों की भागीदारी होना जरूरी है? इस बात को आपको स्पष्ट करना है। तो मैंने जो अपना सुझाव लिखा है वो ये है कि चुनाव में लोगों की भागीदारी हो, इसलिए होना मतलब होनी जरूरी है। तो क्योंकि अगर सही प्रकार से चुनाव में लोग भागीदारी नहीं करेंगे तो आपको पता है कि कुछ वोट प्रतिशत से ही कोई गलत उम्मीदवार या कोई गलत पार्टी चुनाव जीत जाएगी और सरकार बनाकर फिर वो लोगों के हित में काम ना करके बल्कि उसके विरुद्ध ही काम करेगी। ठीक है। और फिर इसके बाद है कि चुनाव में लोगों की भागीदारी का पता इस बात से चलता है कि मतदान की योग्यता रखने वाले व्यक्तियों में से कितने प्रतिशत व्यक्तियों ने असल में मतदान किया है। अगर चुनाव की प्रक्रिया स्वतंत्र और निष्पक्ष नहीं होगी तो लोग भी इसमें भागीदारी जारी करना नहीं रखेंगे। और फिर अब लेकिन ऐसे हो रहा है धीरे धीरे कि साल दर साल चुनाव से संबंधित गतिविधियों में लोगों की भागीदारी बढ़ने से लोगों का चुनाव में अब विश्वास बढ़ रहा है। फिर अंतिम प्रश्न है प्रश्न नंबर 4 कि आपके अनुसार स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव की चुनौतियां कौन सी हैं। तो अभी हमने लास्ट में यही टॉपिक पढ़ा कि अक्सर चुनावों में कोई ढंग का विकल्प ना होना, मैंने आपको समझाया था। फिर दूसरा है बड़ी पार्टियों की तुलना में छोटे दल और निर्दलीय उम्मीदवारों को कई परेशानी का सामना करना। तीसरा है कि चुनाव में आवश्यकता से अधिक धन का प्रयोग करना। चौथा, आपराधिक पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवारों को चुनावी मैदान में उतारना। और टिकट बंटवारे में रिश्तेदारी निभाना। तो ये बहुत सारी चुनौतियां हैं जो कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के रास्ते में आती हैं। आपने क्या करना है, अगर ये 3 नंबर का क्वेश्चन आता है तो आप इसको ऐसे ही लिख दें, पूरे 3 नंबर मिलेंगे। अगर 5 नंबर का प्रश्न आता है तो ये 5 पॉइंट में आप एक 2 लाइन में उसको एक्सप्लेन भी करें। तो ये तो थी आज की वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत ही ज़्यादा शेयर कीजिए और मेरे साथ इसी तरह वर्कशीट को समझते रहिए, लेकिन ध्यान और मन लगाकर ज़रूर पढ़ते रहिए। धन्यवाद।